आप देख रहे हैं एक बेहतरीन इसक पार्ट है, पर उससे पहले पार्ट 5 को ज़रूर देखें। उधर राठौड़ हाउस आज किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आखिर रोहित राठौड़ ने लगातार तीसरी बार बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड जो जीता था। तभी एकदम से हॉल की लाइट्स बंद हो गई और स्टेज पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने कदम रखा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी मेरे प्यारे से भाई को चीयर्स करने के लिए रखी गई है। तो आप सभी की ज़ोरदार तालियों के बीच फिर दिव्या स्टेज से नीचे आ गई। वहीं दूसरी तरफ रीति के हाथ से गन छूटकर दूसरी तरफ उछलकर गिर गई और सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुरा दिया और रीति की तरफ बढ़ा और उसने रीति के माथे पर गन की नोक रख दी और कहा, बच्चे ऐसी चीज़ों से नहीं खेलते। कहकर वो मुस्कुरा दिया और उसने ट्रिगर पर उंगली रखते हुए आगे कहा, इस लड़की की तो जान नहीं लेनी, पर तेरी तो ले सकता हूँ ना। कहने के साथ ही एक जोरदार गोली चलने की आवाज़ हुई और रीति के सामने खड़े आदमी के हाथ से गन नीचे गिर गई। फिर वो आदमी भी नीचे गिर पड़ा। तभी रीतिक और काजल ने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा और फिर उनकी नज़र सामने गई। सामने एक और आदमी था जो गन ताने खड़ा था, पर उसके ठीक पीछे स्काई था जिसने उस आदमी की गर्दन को दबोच रखा था और उसने गन वाला हाथ भी स्काई ने पकड़ रखा था। अगले ही पल वो आदमी भी नीचे गिर गया और उसकी गन स्काई के हाथ में आ गई। स्काई ने एक नज़र नीचे गिरे आदमी की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेकार की मेहनत करवा दी इस कमबख्त ने। कहकर स्काई ने अपने बालों पर हाथ फिराया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने से उसके घने बाल हटे, पर अगले ही पल वो वापस से वैसे ही बिखर गए। पर स्काई को देखते ही ऋतिक ने हैरानी से कहा, स्काई भाई आप यहाँ? उतने में स्काई ने ऋतिक को और काजल के करीब आकर कहा, चलो जल्दी यहाँ से। ऋतिक ने तुरंत काजल का हाथ पकड़ा और स्काई के पीछे पीछे चल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के ट्रिगर दबाते ही आदर्श कपूर एकदम से झुक गया और आदित्य का निशाना चूक गया। इसी के साथ आदर्श कपूर ने आदित्य का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और दूसरे हाथ से कायरा को अपनी तरफ खींच लिया और आदित्य की गन उसी पर तान दी। तभी आदर्श कपूर के पीछे से एक आवाज़ आई, गन नीचे करो। आदर्श कपूर और आदित्य की नज़र आवाज़ की तरफ गई तो सामने कायरा गन पॉइंट पर थी और गन कुछ देर पहले आदित्य की गाड़ी चला रहे लड़के के हाथ में थी। ये देखकर आदर्श कपूर की बाहें सिकुड़ गई और ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज़ उस शांत माहौल में गूंजी और आदर्श कपूर ने गन सामने खड़े लड़के की तरफ तान दी। ये देखकर कायरा की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल आदर्श कपूर ने गोली चला दी और वो लड़का वहीं गिर पड़ा। कायरा के चेहरे पर कुछ खून के छींटे पड़ गए और वो अपनी जगह पर ही जम गई। उतने में ही आदित्य कायरा के पास पहुंच गया और उसने उस लड़के के पास की गन उठा ली और आदर्श कपूर की तरफ पॉइंट करते हुए कायरा को लेकर वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। तभी आदर्श कपूर ने उसे टेढ़ी स्माइल दी और अपने हाथ में मौजूद गन आदित्य की तरफ पॉइंट करके वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर आदित्य से कुछ ही दूर पर था। वो तेज़ी से कायरा को लेकर उसकी तरफ बढ़ा और उसने आदर्श कपूर पर गोली भी चला दी, पर वो आदर्श कपूर को नहीं लगी और ठीक उसी वक्त एक गोली आदित्य के हाथ में लगी और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर पड़ी। तभी आदित्य और आदर्श कपूर ने नज़रें घुमाई तो वहाँ डेविन खड़ा था। उसकी गन पॉइंट पर आदित्य था। आदित्य ने तेज़ी से झुककर गन उठाना चाहा, पर तभी कायरा ने लात मारकर गन आदित्य से दूर कर दी और आदित्य ने गुस्से में खींच करके एक थप्पड़ कायरा को मार दिया तो कायरा खुद को संभाल नहीं पाई और वो वहीं गिर पड़ी। आदित्य गुस्से में कायरा की तरफ बढ़ा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाए ही थे कि तभी आदर्श कपूर ने उसका हाथ पकड़कर उसे कायरा से दूर धकेल दिया और कायरा को उठा लिया और आदित्य पर गोली चलाई, पर गोली ख़त्म हो चुकी थी। तो आदर्श कपूर ने गुस्से में गन एक तरफ को फेंक दी और तेज़ी से आदित्य की तरफ बढ़ने को हुआ तो कायरा ने आदर्श कपूर को रोकना चाहा, पर रोक नहीं पाई और आदर्श कपूर आदित्य की तरफ बढ़ गया और आदित्य भी आदर्श कपूर की तरफ बढ़ा। तभी आदित्य ने आदर्श कपूर के करीब पहुंचते ही उस पर हाथ उठा दिया, पर आदर्श कपूर ने एकदम से एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से आदर्श कपूर ने लगातार 2 घूंसे आदित्य के मुंह पर जड़ दिए। आदित्य एकदम से बैठ गया। उसके होठ से खून बहना शुरू हो गया था तो आदित्य ने अपने होठों से बहते खून को छू कर महसूस किया और गुस्से में अपने दांत पीस लिए और तुरंत आदित्य तेजी से उठा और आदर्श कपूर की तरफ बढ़कर उसने तेजी से आदर्श कपूर को मारना चाहा, पर आदर्श कपूर वहाँ से हट गया और फिर से आदित्य का वार खाली ही गया तो आदित्य एकदम से तिलमिला गया। ये सब देखकर हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर रहा आदमी तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल गया। ये देखकर आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया।
उसने फौरन आसपास अपनी नज़रें दौड़ाई और जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथ से छूटी गन पर पड़ी और तो उसने तुरंत गन उठाकर तेजी से आदर्श कपूर की तरफ चला दी। इस बार आदित्य तेज था और आदित्य की चलाई गोली सीधे आदर्श कपूर के कंधे को छू कर निकल गई। तभी आदित्य ने दोबारा गोली चलानी चाही, पर इस बार कायरा एकदम से बीच में आ गई। आदित्य ने घूर कर कायरा को देखा, उसकी गन कायरा की तरफ ही थी। कायरा को आदित्य के सामने देखकर आदर्श कपूर को उस पर बेहद गुस्सा आया। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसने कायरा को खींचकर पीछे कर दिया। साथ ही उसने आदित्य के हाथ में लात मार दी तो आदित्य के हाथ से गन छूटकर दूर जा गिरी। वहीं कुछ दूर पर खड़ा डेविन हाथ में गन घुमाता हुआ आदर्श कपूर और आदित्य को ही देख रहा था और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। आदर्श कपूर और आदित्य आपस में उलझे हुए थे तो कायरा ने परेशान होते हुए कहा, डेविन की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ गई। कायरा ने डेविन के पास पहुंचकर कहा, आप खड़े हैं, क्यों इन्हें छुड़ाइए। तो डेविन ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, अब तो आदर्श कपूर तभी रुकेगा जब उसका गुस्सा शांत होगा और वो सिर्फ आदित्य की मौत से होगा। तभी कायरा ने जब डेविन को खामोश देखा तो उसे हिलाने लगी। तभी डेविन ने फौरन अपना मुंह खोला। आदर्श कपूर, बाई को रोकना आसान नहीं है, कहकर डेविन फिर खामोश हो गया और कायरा ने लाचारगी से डेविन की तरफ देखा। फिर उसने सामने देखा तो एकदम हैरान थी। आदर्श कपूर और आदित्य लड़ते हुए पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गए तो कायरा और डेविन तुरंत उनकी तरफ बढ़े। तभी आदित्य ने आदर्श कपूर को पहाड़ से नीचे धकेलने के लिए पहले उसे पैर पर वार किया और अगले ही पल उसने तेजी से आदर्श कपूर को धक्का देना चाहा, पर उसी पल आदित्य के इरादे समझते हुए आदर्श कपूर फौरन घूम गया और अगले ही पल आदर्श दूसरी तरफ हो गया। ये देखकर आदित्य ने खुद को संभालना चाहा, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पहाड़ से नीचे गिरने को हुआ। तब तक डेविन और कायरा भी वहां पहुंच गए। इससे पहले कि आदित्य नीचे गिरता, आदर्श कपूर ने फौरन आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचना चाहा, पर आदित्य ने गुस्से में कहा, मुझे मौत मंजूर है पर तुम्हारे हाथों जिंदगी नहीं। उसकी बात सुनकर आदर्श कपूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे जिंदगी तो मैं तेरे सपने में बिना दूँ, मैं बस ये नहीं चाहता कि तू नीचे गिरकर जिंदा ना बच जाए। तभी आदित्य ने आदर्श को घूरा और अपने दूसरे हाथ से आदर्श कपूर का हाथ खुद के हाथ से छुड़ा लिया और अगले ही पल आदित्य पहाड़ से नीचे पानी में जा गिरा। तभी आदर्श कपूर ने गुस्से में अपना हाथ वहीं ज़मीन पर दे मारा और उसी के साथ उसके कंधे पर दर्द उठा, पर उसके चेहरे के भाव नहीं बदले और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उधर कायरा ने आदर्श कपूर की तरफ नम आंखों से देखा और एकदम से उसके गले जा लगी तो आदर्श कपूर के होठों पर मुस्कान आ गई। पर तभी कायरा को कुछ याद आया और वो एकदम से आदर्श कपूर से अलग होती हुई रोते हुए बोली। काजल और ऋतिक को आदित्य ने कायरा भी कह ही रही थी कि आदर्श कपूर ने कायरा को वापस से अपने गले से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए बोला, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों ठीक हैं। कुछ देर बाद डेविन आदर्श कपूर और कायरा को वहाँ से ले गया। आदर्श कपूर ने रास्ते में ही किसी को कॉल करके आदित्य की लाश ढूंढने को कह दिया। सबसे पहले कायरा के जिद करने पर डेविन उन्हें हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद घर। कुछ देर बाद आदर्श कपूर की गाड़ी कायरा के घर के सामने रुकी। कायरा, आदर्श कपूर और डेविन तीनों ही गाड़ी से बाहर आए तो उन्हें स्काई वहीं बाहर खड़ा मिला, जो शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। उन्हें देखते स्काई उनके पास आ गया, पर इससे पहले स्काई कुछ कहता, आदर्श कपूर ने आगे बढ़कर खींच कर एक थप्पड़ स्काई के गाल पर जड़ दिया। ये देखकर कायरा घबरा ही गई और डेविन ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे किए। तभी स्काई ने घूर कर डेविन की तरफ देखा तो आदर्श कपूर ने स्काई को घूरते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि जब तू यहाँ है तो शादी के बाद जाना, फिर तूने अपनी और डेविन की फ़्लाइट की टिकट्स क्यों बुक की। तभी स्काई ने अपना गाल सिलाते हुए कहा, यार ज़रूरी है मेरा जाना, वैसे भी जिस काम के लिए आया था वो तो हो ही गया, और तुझे पता है अपना काम होने के बाद मैं दूसरे शहर या कहीं और नहीं रुकता, तू चाहे तो डेविन को रोक ले। स्काई ने डेविन को घूरते हुए कहा तो डेविन ने एकदम से कहा, नहीं भाई मैं नहीं रुक रहा, आप जहाँ आपका चेला वहाँ। डेविन ने स्काई के करीब आकर कहा तो स्काई ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, यह सब तेरा ही किया धरा है ना। तो डेविन ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, सॉरी भाई, वो तो बस मुझे देखना था कि आप भी किसी के सामने शांत रहते हो। तो स्काई ने डेविन को धकियाते हुए कहा, बात ऐसी है बेटा, तुम ना ऐसे ख्वाब ना देखो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी की शांति भंग हो जाए। तभी डेविन एकदम से बोल पड़ा, कसम से आज से सपने देखना बंद। उसकी बात सुनकर आदर्श कपूर, स्काई और कायरा तीनों मुस्कुरा दिए। तो स्काई ने आदर्श कपूर को गले लगाते हुए कहा, चलता हूँ, अगर हो सका तो दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। तो आदर्श कपूर ने धीरे से कहा,
थोड़ी देर और नहीं रुक सकता? ऋतिक से भी मिल ले। तब स्काई ने मुस्कुरा कर कहा, उससे मुलाकात हो चुकी है मेरी और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, तो मुझे जाने होगा। फिर स्काई ने बेहद धीरे से कहा, समझा करो बॉस। आदर्श कपूर ने कुछ भी नहीं कहा और स्काई आदर्श कपूर से अलग होकर मुस्कुरा दिया और डेविन के साथ वहाँ से निकल गया। अभी वो कुछ ही दूरी पहुँचा कि इतने में आदर्श कपूर ने पीछे से उसे आवाज़ दी, SI शिवम। तो स्काई के कदम रुक गए। उसने तुरंत आदर्श की तरफ देखा तो आदर्श कपूर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरे फ़ोन पर तूने अपना नाम क्यों चेंज किया? स्काई ने मुस्कुरा कर कहा, काश तेरे मुंह में भी ऐसा कोई फंक्शन होता तो मैं वहाँ भी अपना नाम चेंज कर देता। आदर्श कपूर ने स्काई को घूरा तो स्काई ने तुरंत कहा, SI शिवम तो कब का मर चुका है। जो तेरे सामने है वो स्काई है, याद रखियो, वरना मुझे याद दिलाना भी आता है। कहते हुए स्काई ने एक तिरछी स्माइल आदर्श कपूर को दी तो आदर्श कपूर ने उसे घूरा, पर स्काई ने वो इग्नोर किया और तुरंत पलट गया। और फिर डेविन और स्काई अपनी गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आदर्श कपूर और कायरा की आंखों से ओझल हो गई। कायरा ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, SI शिवम, नाम सुना सुना लगता है। तो आदर्श कपूर ने उसे घर की तरफ ले जाते हुए कहा, एक ही नाम के इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। फिर आदर्श ने मन ही मन कहा, तुम्हें याद ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे अपने तरीके से जज करे। और फिर आदर्श कपूर ने कायरा को उसके घर छोड़ दिया और खुद रीति के साथ वापस आ गया था। आदर्श ने कायरा के माँ पापा को भी अपनी चोट के बारे में बस इतना ही बताया था कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि अगले ही दिन उनकी शादी थी। तो सभी शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऋतिक और काजल सुभाष और रुद्र के साथ मिलकर सारी तैयारियां करवा रहे थे, पर दर्पण शादी में नहीं आ सकता था क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। दर्पण को छोड़ रीति के बाकी सारे दोस्त आदर्श कपूर की शादी में शामिल होने वाले थे। आज आदर्श कपूर और कायरा की शादी का दिन था। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारी रस्मों के बाद फाइनली आज शादी थी। शादी उसी हॉल में थी जिसे काजल और ऋतिक ने पसंद किया था। कायरा की बारात भी आ चुकी थी, तो बालकनी से लड़कियां झांक झांक कर दूल्हे को देखने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। उधर कायरा भी आईने के सामने दुल्हन सी सजी बैठी थी। लाल और गोल्डन कलर के जोड़े में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी नज़रें भी झुका रखी थी। सभी लड़कियां बालकनी पर खड़ी थी और कायरा अंदर अकेली थी। तभी काजल चहकती हुई आई और कायरा से बोली, दी, बारात आ गई। और जीजू तो एकदम, मतलब वो क्या कहते हैं, काजल ने थोड़ी नौटंकी करते हुए आगे कहा, जीजू तो एकदम वर्ल्ड के बेस्ट दूल्हे लग रहे हैं। मतलब शेरवानी में इतने हैंडसम लग रहे हैं कि ना सारी लड़कियां बस उन्हें ही देख रही हैं। तभी कायरा के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा कि उन लड़कियों को कोई और नहीं मिल रहा है क्या, जो वो सब उन्हें ही देख रही है। उसी पल काजल कायरा का मुंह देखने लगी। फिर हंसते हुए काजल ने कायरा से कहा, आहा, लगता तो है कहीं से कुछ जलने की बू आ रही है दी। तो कायरा ने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया और उससे तो कुछ कहते ही नहीं बना। तभी वहाँ देवकी जी आ गई और कायरा पर नज़र पड़ते ही उन्होंने पास आकर उसका माथा चूमते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नज़र ना लगे। तो कायरा ने हल्के से मुस्कुरा दी। देवकी जी वापस जाते हुए बोली, मुझे जाना चाहिए, बारात आ गई है, स्वागत करना है, और काजल जब पंडित जी बुलाए तो तू अपनी दी को ले आना। तो काजल ने कहा, ओके मॉम। देवकी जी की आंखें आज हल्की नम थी, पर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जल्दी से चली गई। उनके जाते ही कायरा की पलकें भी नम हो गई, क्योंकि कायरा ने अपनी माँ की आंखों में नमी देख ली थी। पास खड़ी काजल ने झट से कायरा को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोली, दी, आप रो मत, वरना आपका मेकअप सारा खराब हो जाएगा और फिर मेरे जीजू आपको यहीं छोड़ जाएंगे। कहकर काजल झट से वहाँ से भागी। तो कायरा ने कहा, काजल। तभी काजल ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, अब नो रोना धोना। अच्छा, तो मैं ज़रा देख कर आती हूँ जीजू के जूते, तब तक आप यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी आती हूँ। तो कायरा बस हल्का सा मुस्कुरा दी और काजल नीचे चली गई। नीचे बारातियों का स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ और काजल के नीचे जाते ही सबसे पहले अपने जीजू के पैर देखे, पर वो तो खाली थे। काजल अब अपना दिमाग दौड़ाने लगी। तभी काजल के पास एक लड़की आई। वो काजल और कायरा की कज़न थी, दिव्या। तो दिव्या ने काजल के पास आकर कहा, काजल, हमारे जीजू के जूते उस माटी के पास है और मैंने उन्हें जूते छुपाते हुए भी देखे हैं। तभी काजल ने झट से अपनी नज़रें घुमाई तो सामने ऋतिक था। उसे देखते ही काजल की आंखें बड़ी हो गई। ठीक उसी वक्त ऋतिक की भी नज़र काजल पर पड़ी। ग्रीन कलर के लहंगे और रेड दुपट्टे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऋतिक ने जब काजल को देखा तो बस देखता ही रह गया, पर काजल ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली
और सोचने लगी कि आखिर वो जूते ऋतिक से वापस कैसे ले, वो भी उसकी नज़र में आए बगैर। तभी कुछ ही देर में पंडित जी ने कायरा को भी बुलाया तो काजल और दिव्या कायरा को नीचे ले आई। काजल ने कायरा को मंडप में आदर्श कपूर के बगल में बिठा दिया। आदर्श कपूर ने तुरंत ही अपनी नज़रें कायरा की तरफ की, पर कायरा का चेहरा घूंघट में था तो आदर्श कपूर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी शादी की रस्में शुरू हो गई। ये देखकर काजल दिव्या के साथ अपने काम में लग गई। काजल और दिव्या बातें कर रही थी। काजल ने अपनी नज़रें तीखी करते हुए कहा, तुझे सच में यकीन है कि जूते वही हैं? तो दिव्या ने ज़ोर से अपना छोटा सा सर हिला दिया और फिर वो दोनों जूते लेने के लिए वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों एक रूम के सामने थी। काजल ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, सच में जूते पापा के रूम में है ना? तो दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने खुद स्मार्टी को जूते अंदर ले जाते हुए देखा है, पर वो बाहर आए तो उनके खाली हाथ थे। तो काजल तुरंत रूम के अंदर चली गई। दिव्या भी अंदर जा ही रही थी कि इतने में उसकी नज़र ऋतिक पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। वो तो काजल को छोड़कर तुरंत वहाँ से भाग गई। उधर काजल पूरे कमरे में जूते ढूंढने लगी। कुछ देर बाद ही उसकी नज़रें बेड के पास रखे आदर्श कपूर के जूते पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। काजल तुरंत जूते की तरफ बढ़ी, पर इससे पहले कि काजल जूते वहाँ से उठा भी पाती, किसी और ने उससे पहले ही जूते उठा लिए। काजल ने फौरन अपनी नज़रें घुमाई तो सामने ऋतिक खड़ा था। उसे देखते ही काजल वहाँ से जाने के लिए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर ऋतिक उससे भी ज़्यादा तेज़ था। उसने तुरंत आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया तो काजल की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो ऋतिक ने काजल की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि बिना जूते लिए कहाँ जा रही हो? काजल ने पीछे होते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए कोई जूते। कहते ही काजल दीवार से जा लगी। तभी ऋतिक ने आगे बढ़कर काजल के अगल बगल अपने हाथ रखते हुए कहा, 3 दिन में तुमसे एक ही सवाल कर रहा हूँ, तुमने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया, पर आज मैं अपना जवाब लेकर ही रहूँगा। सो मिस काजल, क्या आप मिस से मिसेस बनना पसंद करेगी, वो भी मेरी? ऋतिक ने काजल की आंखों में देखते हुए कहा। तो काजल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। जिससे वो कब से भागने की कोशिश कर रही थी वो अब उसके सामने था। काजल को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऋतिक ने फिर कहा, काजल कहो। तो काजल अब भी खामोश थी। तो ऋतिक ने चिढ़कर कहा, यार कुछ तो कहो, कब से तुमसे एक जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ, बोल दो जो भी है तुम्हारे दिल में, तुम्हारा फैसला मेरा फैसला। काजल अब भी खामोश थी। तो ऋतिक उसके चेहरे के करीब आता हुआ बोला, तो क्या मैं तुम्हारी इस खामोशी को हाँ समझ लूँ? ऋतिक का चेहरा काजल के चेहरे के बेहद करीब था और काजल उस समय कुछ भी सोचने समझने की हालात में नहीं थी। वो एकदम से घबरा गई और उसने हिम्मत करके ऋतिक को धक्का देते हुए कहा, नहीं। तभी ऋतिक एकदम से पीछा हो गया और काजल तेजी से वहाँ से भाग गई। ऋतिक ने इस बार उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। काजल सीधे कायरा के कमरे में गई और खुद को लॉक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आदर्श कपूर की नज़रें ऋतिक को और कायरा की नज़रें काजल को ढूंढ रही थी। तभी आदर्श कपूर ने ऋतिक के दोस्त को इशारा किया, पर तब तक ऋतिक वहां आ गया। उसे देखते ही आदर्श कपूर मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। ऋतिक को यूं उदास देखकर आदर्श परेशान हो गया। वहीं कायरा ने दिव्या को काजल को बुलाने के लिए कहा तो वह उसे ढूंढने चली गई। कुछ देर बाद ही काजल भी आ गई। उसका चेहरा भी लटका हुआ था। काजल को ऐसे देखकर सबको लगा कि वो अपनी बहन से दूर जाने की वजह से दुखी है। जब से काजल वहां आई थी ऋतिक ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। हमेशा जिसके चेहरे पर हंसी होती वो आज गुम थी। ऋतिक तो नहीं, पर काजल की नज़रें बार बार ऋतिक की तरफ ही जा रही थी। कायरा और आदर्श कपूर की शादी की सारी रस्मों के पूरे समय काजल की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार ऋतिक पर जाती, पर ऋतिक ने एक नज़र भी काजल की तरफ नहीं देखा। वहीं ऋतिक ने आदर्श कपूर के जूते दिव्या को दे दिए। ना चाहते हुए भी ऋतिक दिव्या से मुस्कुराकर बात कर रहा था। फिर दिव्या और काजल ने आदर्श कपूर को जूते पहनाए और आदर्श कपूर ने दोनों को शगुन के तौर पर गिफ्ट बॉक्सेस दिए। ऋतिक तो अब काजल की तरफ गलती से भी नहीं देख रहा था। विदाई के वक्त ऋतिक पहले ही गाड़ी में बैठ गया और सामने देखने लगा। कायरा तो अपनी बहन को छोड़ ही नहीं रही थी और ना ही काजल उसे। दोनों काफ़ी देर तक गले लगी रही। फिर देवकी जी ने दोनों को अलग किया और समझाया और कायरा को आदर्श कपूर के साथ गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में आदर्श कपूर की गाड़ी आंखों से ओझल होते ही काजल उसी पल घर की तरफ अकेले ही चल पड़ी। तभी देवकी जी ने दिव्या को काजल के साथ भेज दिया। मैरिज हॉल से घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए कुछ देर बाद ही काजल घर पहुंच गई। फिर काजल तुरंत रूम में गई
और खुद को कमरे में बंद कर दिया। तभी दिव्या ने उसे आवाज़ दी, पर काजल ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। फिर हार कर दिव्या दूसरे रूम में चली गई। उधर कायरा आदर्श कपूर के घर पहुंच चुकी थी। मदन की पत्नी विद्या जी ने आदर्श कपूर और कायरा का गृह प्रवेश किया और फिर विद्या जी कायरा को आदर्श कपूर के रूम में ले गए। ऋतिक भी अपने रूम में चला गया था। आदर्श कपूर भी अपने रूम में जाने के लिए बड़ा ही था कि इतने में उसका फ़ोन बज पड़ा। उसी पल आदर्श कपूर ने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाला तो वहाँ रुद्र का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, बॉस योर नेक्स्ट टारगेट इज़ हियर। तो आदर्श कपूर ने ये सुना और उसका सांस रुक गया। फिर वो एकदम से मुड़ा और तेज़ी से बाहर चला गया। तो विद्या जी ने आदर्श कपूर को रोकना चाहा, पर वो तेज़ी से बाहर निकला था। फिर विद्या जी और मदन जी ने काफ़ी देर तक आदर्श कपूर का इंतज़ार किया, पर वो नहीं आया तो वो दोनों वहाँ से चले गए। वहीं आदर्श कपूर के रूम में कायरा जब से रूम में आई थी तब से खुद में ही सिमटी हुई थी। उसे बेहद अजीब लग रहा था। वो आदर्श कपूर का इंतज़ार कर रही थी, पर आदर्श कपूर का तो कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद की थकान की वजह से उसे नींद आ गई और वो सो गई। उधर ऋतिक जैसे ही अपने रूम में आया उसने तुरंत दर्पण को कॉल करके बता दिया कि काजल ने उसे मना कर दिया है। तो दर्पण ने उसे प्यार से समझाया, अगर वो तुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तभी ऋतिक ने उदासी से कहा, क्या? पर मुझे अब कोई लड़की तो क्या उसकी परछाई भी नहीं चाहिए। तो दर्पण ने शांति से कहा, यार अब तो बेकार की बात मत कर और ये बता तूने इस बार मुझसे कोई सलाह नहीं ली और इतना आगे बढ़ गया। खाने में क्या खाता है आजकल? तो ऋतिक ने चिढ़ कर कहा, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। दर्पण ने फ़ौरन ऋतिक को रोकते हुए कहा, अरे अरे मेरी भाई शांत हो जा, मैं तो बस जानना चाहता था कि तूने आखिर उससे कब और कैसे बात की। दर्पण की बात सुनकर ऋतिक रुक गया और खुद वो सब याद करते हुए दर्पण को बताने लगा। तो अब शुरू होती है ऋतिक का प्रपोजल फ्लैशबैक। पहला प्रपोजल। हल्दी का दिन। काजल एक साइड खड़ी पानी पी रही थी। उसी वक्त ऋतिक ने उसके पास आते हुए उसे आवाज़ दी, काजू। काजल ने तुरंत ऋतिक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे काजू सिर्फ घर वाले बुलाते हैं। तभी ऋतिक के मुंह से तपाक से निकला, तो मुझे अपना घर वाला बना लो। क्या? काजल ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तो ऋतिक ने फौरन कहा, क्या? कुछ भी नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी थी। तो काजल ने कहा, जी कहिए। ऋतिक ने वो सब कह तो दिया, लेकिन अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो काजल से बात कैसे करे। काजल अब भी ऋतिक की तरफ ही देख रही थी। तो ऋतिक ने हिम्मत करके कहा, वो मैं ये कहना चाहता था कि ऋतिक के आगे एक शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। फिर भी उसने हिम्मत की और अपनी आंखें बंद करके उसने कहा, काजल आई लव यू। ऋतिक ने फिर झट से अपनी आंखें खोली तो उसे काजल कहीं नहीं दिखी। ऋतिक उदास हो गया, पर उसे पूरा यकीन था कि काजल ने उसकी बात जरूर सुनी होगी। दूसरा प्रपोजल था मेहंदी वाले दिन। ऋतिक की नज़रें काजल को ढूंढ रही थी और काजल उससे छिप रही थी, पर आखिर कब तक छुप पाती। दोनों एक ही जगह पर थे। ऋतिक ने काजल से अपने दिल की बात कह दी थी और अब उसे काजल के दिल का हाल जानना था और इसलिए ऋतिक मौका ढूंढ रहा था कि वो काजल से बात कर सके, पर काजल तो उसके सामने ही नहीं आ रही थी। आखिरकार जब ऋतिक ने काजल को अकेले मेहंदी की थाल ले जाते देखा तो ऋतिक भी उसके पीछे चल दिया और एकदम से काजल के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो काजल एकदम से घबरा गई और उसके हाथ से थाल छूटते छूटते बचा। तभी ऋतिक ने प्लेट संभालते हुए कहा, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से जाने लगी तो ऋतिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, काजल मुझे मेरा जवाब चाहिए। काजल ने एकदम से अटकते हुए कहा, कैसा जवाब? तो ऋतिक ने हैरानी से कहा, तुम्हें नहीं पता? काजल ने जोर से सिर हिला दिया, नहीं, और वहाँ से जाने लगी। तब उसके कानों में ऋतिक की आवाज़ पड़ी, आई लव यू काजल। तो काजल ने एकदम रुक गए। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, कोई भी नहीं था वहाँ। सभी कायरा के साथ उसकी मेहंदी में व्यस्त थे। तो काजल ने एक गहरी सांस ली और तेज़ी से वहाँ से निकल गई। ऋतिक तो बस देखता ही रह गया। काजल तो अब भूल कर भी ऋतिक के सामने नहीं आ रही थी और ऋतिक बेचैन था। उसे बस काजल का जवाब जानना था, चाहे जवाब जो भी हो, पर उसे उसका जवाब चाहिए था। ऋतिक जब भी काजल के करीब जाता काजल फौरन वहाँ से भाग जाती। अब ऋतिक का सब्र जवाब देता जा रहा था और उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था। फिर ऋतिक ने अचानक से काजल का रास्ता रोका और उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। काजल वहाँ से जाने लगी तो ऋतिक ने अपना मुंह खोला, कोशिश भी मत करना, वरना मैं क्या करूँगा ये खुद मुझे भी नहीं पता।
तो काजल के कदम एकदम से रुक गए। उसने ऋतिक की तरफ देखा तो ऋतिक ने मुस्कुरा कर कहा तो काजल ने कुछ भी नहीं कहा और इधर उधर देखने लगी। ऋतिक ने जब देखा तो वो चिढ़ कर बोला, यार काजल मेरी तरफ देखो। काजल ने एक नज़र ऋतिक की तरफ देखा तो ऋतिक ने अपने हाथ नीचे कर लिए और काजल की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तो तुम फिर से मुझसे सुनना चाहोगी या अपना जवाब दोगी? जब काजल खामोश थी तो ऋतिक ने धीरे से कहा, तुम हाँ कहो या ना, मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना है। तो काजल अब भी खामोश थी। इससे पहले ऋतिक आगे कुछ कहता, पीछे से दिव्या की आवाज़ आई, काजल। तो काजल के साथ ऋतिक ने भी दिव्या की तरफ देखा तो वो नहीं देख रही थी। इससे पहले काजल कुछ कहती, दिव्या बोल पड़ी, सब कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अब जल्दी चलो, कहती हुई दिव्या वहाँ से तुरंत चली गई। तो काजल भी उसके पीछे जाने को हुई तो ऋतिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर काजल ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और दिव्या के पीछे भाग गई। ऋतिक ने एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा और फिर भागती हुई काजल की तरफ। ऋतिक फिर से निराश हो गया। अब प्रपोजल फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। ऋतिक ने फिर आज उसके साथ जो भी हुआ वो दर्पण को बताते हुए कहा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो दर्पण ने चिढ़कर कहा, साले रोज़ दिमाग आता था, एक बार अपना छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करने से पहले बता तो देता, और अगर तूने उसे अपने दिल की बात बता भी दी तो तुझे थोड़ा इंतज़ार करना था। बड़ी जल्दी मची थी तुझे, हो गई तसल्ली? बेटा इसलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और वो तेरे अंदर है नहीं। पर नहीं, तुझे तो अपने मन की करनी थी यार। अब तूने उसको सब कुछ कह दिया है तो ज़रूरी तो नहीं था कि वो भी तुम्हें सब अभी ही कह दे। थोड़ा तो सब्र करता, उसे सोचने का मौका देता। अब तेरे जिद के आगे वो भी सोच नहीं पाई और मिल गया तुझे अपना इनकार सरप्राइज़ के रूप में। जा संभाल के रख और सो जा, गुड नाइट। कह कर दर्पण ने चिढ़ कर बिना ऋतिक की कोई भी बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ऋतिक दर्पण की बात सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गया। अब उसे लगने लगा जैसे उसने काजल को डरा दिया था, पर अब उसने तय कर लिया कि अब से वो काजल के सामने नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आदर्श कपूर घर से निकलने के लगभग आधे घंटे बाद ही एक शांत से फ्लैट के बाहर पहुंचा। उसने अपने पास मौजूद की से रूम का डोर ओपन किया और अंदर चला गया। फिर आदर्श कपूर ने तुरंत लाइट ऑन की और सामने एक चेयर पर एक आदमी बैठा था। उसके हाथ और पैर चेयर से बंधे हुए थे और उसके मुंह में भी टेप चिपका हुआ था। वो आदमी पसीने से भीगा हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना घबराया हुआ है। आदर्श कपूर उस आदमी के सामने रखी चेयर पर बैठ गया और उसके मुंह से जोर से टेप खींचा। वो आदमी एकदम से दर्द से तड़प उठा। उसने आदर्श कपूर को देखते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। तभी आदर्श कपूर ने एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, इसलिए तुम यहाँ अंधेरे में थे। तभी उस आदमी ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले उमा शंकर जी, फिर बॉस और उनके दोनों बेटे, फिर अब मैं। पर हम तो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आए। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि आदर्श कपूर ने एकदम से उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में बोला, तुम सबकी इतनी औकात नहीं कि मेरे रास्ते में आ पाओ, पर तुम लोगों ने जो भी किया है उसकी सज़ा तो भुगतनी है। कहते हुए आदर्श कपूर ने उस आदमी की गर्दन झटके से छोड़ दी। तभी उस आदमी ने खुद को नॉर्मल किया और हैरानी से कहा, हमने क्या किया? तो आदर्श कपूर ने एक पल को अजीब नज़रों से उसे देखा और कहा, तुम सबका सबसे पहला प्यारा दोस्त और पार्टनर आयुष मिश्रा कहाँ है? तो वो आदमी आदर्श कपूर का मुंह देखने लगा। तो आदर्श कपूर ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी बोल, वक्त नहीं है मेरे पास। तभी उस आदमी ने फौरन कहा, मुझे कुछ नहीं पता। आदर्श कपूर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपनी गन निकाल के उस आदमी पर पॉइंट करते हुए कहा, जब तू कुछ जानता ही नहीं तो तू मेरे किसी काम का है नहीं। उस आदमी की तो जैसे सांसें ही रुक गई। फिर उसने एकदम से कहा, देखो गोली की आवाज़ से सब आ जाएंगे और तुम्हें जेल हो जाएगी। उस आदमी की हरकत देखकर आदर्श कपूर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, इस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फ्लैट है जहाँ कोई रहता है, जिसमें इस वक्त फ़िलहाल हम हैं, और कुछ देर बाद सिर्फ मैं ही बच जाऊँगा। तो तुझे मेरी नहीं अपनी चिंता की ज़रूरत है। तभी उस आदमी का तो मुंह ही सूख गया। उसने एकदम से कहा, मुझे पता है कि मिश्रा कहाँ है, प्लीज़ गन नीचे करो। तो आदर्श कपूर ने गन नीचे नहीं की, मानो उसे यकीन था कि उस आदमी को कुछ पता भी है। उस आदमी की नज़रें अब भी गन पर ही थी। उसने फ़ौरन कहा, वो मिश्रा दुबई में है। तो आदर्श कपूर ने तुरंत अपनी गन नीचे करते हुए कहा, इंडिया से उसका अब कोई कनेक्शन है या नहीं? तो उस आदमी ने तुरंत कहा, उसका यहाँ भी बिजनेस है जो उसका सबसे भरोसेमंद आदमी मनोज सिंह संभालता है। तो आदर्श कपूर ने फिर पूछा,
उसके बारे में ऐसा कुछ जो जानना ज़रूरी हो। उस आदमी ने आदर्श कपूर की तरफ देखा, फिर कहा, उससे तुम दूर रहो। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि आदर्श कपूर ने एकदम से अपनी गन उठाई और तुरंत उसके माथे पर चला दी और वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। फिर आदर्श कपूर ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, फालतू की सलाह देने वाले आदर्श कपूर को पसंद नहीं है। कहते ही आदर्श कपूर अंदर बेडरूम में चला गया। वो फ्रेश हुआ और उसने अपने कपड़े चेंज किए। वो बाहर आया, तब तक रुद्र ने उस आदमी की लाश को ठिकाने लगा दिया और इस वक्त रुद्र आदर्श कपूर के सामने ही खड़ा था। तभी आदर्श कपूर ने अपनी सिगरेट जलाते हुए रुद्र से कहा, मनोज सिंह के बारे में पता करो फौरन। इतना सुनते ही रुद्र वहाँ से तेजी से निकल गया। उसके जाते ही आदर्श कपूर ने फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वापस अपने बेडरूम के बालकनी में आ गया। उस पूरा एरिया में दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं थी और 20 मंजिल के उस बिल्डिंग में चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ सबसे टॉप फ्लोर के फ्लैट की लाइट ऑन थी, जहाँ इस वक्त आदर्श कपूर अपने हाथ में जलती सिगरेट लिए खड़ा था, अपने सामने वीराने को देख रहा था। तभी आदर्श कपूर ने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। आदर्श कपूर परेशान था। वो बस जल्द से जल्द सब खत्म कर देना चाहता था, सब कुछ। उसे बार बार कायरा का ख्याल आ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो घर चला गया। रात के 2:30-3 बजे के आसपास आदर्श कपूर घर पहुंचा। सब सो चुके थे, इसलिए आदर्श अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही उसकी नज़र कायरा पर गई, जो जैसे ही सिकुड़ कर सो रही थी। तो आदर्श कपूर कायरा के करीब गया और उसे अच्छे से सुलाकर उसे एक्स्ट्रा गहने भी निकाल दिए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। कायरा की इतनी गहरी नींद में थी कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। आदर्श कपूर कुछ पल कायरा के चेहरे को ही देखता रहा। फिर उसने झुककर कायरा के माथे को चूम लिया और धीरे से बोला, गुड नाइट माय लव। फिर वो भी वहीं पास ही मौजूद सोफे पर बैठ गया और कायरा को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसकी आंखों में उसकी नींद कोसों दूर रही। आदर्श कपूर की आंखों के सामने उसका बीता हुआ कल घूम रहा था, जब उसके पापा की मौत हुई थी। छोटा सा तो था जब वो अपने पापा के साथ कोर्ट जा रहा था। उसके पापा कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे। उनके दोस्त को कुछ लोगों ने मार कर उनका सब कुछ छीन लिया था। उसके पापा बस अपने दोस्त के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, पर कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी, जिसे आदर्श कपूर ने भी सुना था कि वो कोर्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो चुपचाप गाड़ी की बैक सीट पर छुप कर बैठ गया था, जिससे उसके पापा भी अनजान थे। फिर कुछ देर बाद ही आदर्श कपूर अपने पापा के साथ घर से निकल गया था, जिसके बारे में उसके पापा को कोई खबर नहीं थी। वे लोग आधे रास्ते पहुंच ही चुके थे। बहुत देर से छुपने की वजह से आदर्श कपूर के पैरों में दर्द होने लगा था, इसलिए वो सीधे सीट पर बैठ गया। पर जैसे ही आदर्श कपूर के पापा ने आदर्श कपूर को गाड़ी में देखा, उन्होंने गुस्से में कहा, आदर्श तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पापा को गुस्से में देखते ही आदर्श कपूर एकदम से किनारे बैठ गया और कुछ भी नहीं कहा। तभी आदर्श कपूर के पापा ने तुरंत ब्रेक लगाया, पर ब्रेक्स काम ही नहीं कर रहे थे। तो आदर्श कपूर के पापा परेशान हो उठे। वो बार बार ब्रेक लगा रहे थे, पर ब्रेक्स फेल हो चुके थे। फिर आदर्श के पापा ने आदर्श को गाड़ी से कूद जाने के लिए कहा, पर वो नहीं माना। पर जैसे ही उसके पापा ने आदर्श कपूर को घूर कर देखा, वो तुरंत गाड़ी से कूद गया। थोड़ी दूर जाकर ही वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। आदर्श कपूर ये देखकर घबरा गया। तभी आदर्श अपनी चोट तक भूल गया तो उसके गिर जाने के बाद जो लगी थी। आदर्श कपूर ने अपने पापा को गाड़ी से निकालने की कोशिश की। फिर वो इधर उधर भागता हुआ लोगों से मदद मांगने लगा, पर कोई भी शख्स उसे ऐसा नहीं मिला जो उसकी मदद करे। फिर आदर्श कपूर ने बस बेबसी से उन कुछ लोगों को देखा जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। आदर्श कपूर ने सबको अनदेखा कर दिया और अपने पापा को गाड़ी से बाहर निकालने लगा। आदर्श कपूर की आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। उसने अपने पापा को हिलाया, पर वो एक तरफ से लुढ़क गए थे। गाड़ी की हालात बहुत ख़राब थी और उसके दरवाजे तो खुल ही नहीं रहे थे। लगभग आधे घंटा लग गया उसे अपने पापा को गाड़ी से बाहर निकालने में। फिर आदर्श ने अपने पापा का फ़ोन लिया और एक नंबर डायल कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद वहाँ मदन गाड़ी लेकर आया। जब उसने आदर्श कपूर और उसके पापा को देखा तो वो घबरा गया। उसने आदर्श कपूर के साथ मिलकर उसके पापा को गाड़ी में डाला। इस बीच कुछ लोग आए भी थे मदद के लिए, पर आदर्श कपूर ने उन्हें घूर कर देखा तो वो खुद ही पीछे हो गए और आदर्श कपूर हॉस्पिटल पहुँचे। मदन को पता था कि उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, पर आदर्श कपूर की जिद के आगे उसने हार मान ली। आखिरकार डॉक्टर्स ने ही आदर्श कपूर को बताया कि उसके पापा अब नहीं रहे। तब आदर्श कपूर को लगने लगा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वो गाड़ी में छुपा ही रहता, बाहर नहीं निकलता,
तो उसके पापा पीछे देकर गाड़ी नहीं चलाते और गाड़ी भी पेड़ से नहीं टकराती। फिर आदर्श मदन के साथ अपने पापा की बॉडी को लेकर घर पहुंचा। मदन ने देखा कि घर पर कोई गार्ड्स नहीं है, तो उसने आदर्श कपूर को बाहर ही रोक लिया और खुद कुछ गार्ड्स बुलाने के लिए चला गया। पर जैसे ही मदन घर के अंदर पहुंचा, वो हैरान रह गया। अंदर कुछ लोग थे, उनके पास हथियार थे। आसपास गार्ड्स और कुछ सर्वेंट्स की लाशें थी और सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन एक आदमी ने पकड़ रखी थी और फिर उस आदमी ने उस औरत का गला दबाते हुए कहा, पहले तेरे पति ने अपना मुंह खोलना चाहा, अब वो तो नहीं रहा, पर अब तू भी अपना मुंह खोल सकती है, क्योंकि आयु सिंह ना तो कभी कोई सबूत छोड़ता है और ना ही गवाह। वो तो औरत खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और वहाँ मौजूद आदमी हंस रहे थे। उनमें से कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थे जो ये सब तमाशा देख रहे थे। बिना किसी रिस्पॉन्स के उन सब में एक उमा शंकर भी था, जिसकी शक्ल मदन ने देखी थी। ये नज़ारा देखकर मदन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैर उसका साथ भी नहीं दे पा रहे थे कि वो वहाँ से हिल भी पाए। पर आदर्श कपूर का ख्याल आते ही वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गए, पर अगले ही पल उसे रीति का ख्याल आया। उसने फौरन अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, पर उसे रीति कहीं नहीं दिखाई नहीं। तो मदन तुरंत वहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर उन लोगों ने आदर्श कपूर को भी देख लिया तो क्या पता वे उसकी भी जान ले और वो अकेले उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो तेज़ी से बाहर गया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी वहाँ से निकाल लिया। आदर्श कपूर को तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसने मदन से पूछ लिया। तो इस पर मदन ने आदर्श कपूर की बात टाल दी। लगभग 2 घंटे मदन ने गाड़ी इधर से उधर घुमाई और फिर उसके बाद उसने गाड़ी सीधे घर के बाहर लाकर रोकी। बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस खड़ी थी। ये सब देखकर आदर्श कपूर की आंखें बड़ी हो गई। आखिर उसके घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? तभी आदर्श कपूर जल्दी जल्दी सबको हटाते हुए अंदर जाने लगा। तभी बीच में ये कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर तो आदर्श कपूर का खून ही खोल गया। उसने जोर से कांस्टेबल के हाथों में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। तभी उस कांस्टेबल ने एकदम से आदर्श कपूर को धक्का दे दिया, तो आदर्श कपूर जमीन पर गिर गया। उसे बेहद गुस्सा आया। उसने उस कांस्टेबल का पैर पकड़ा और जोर से पूरी ताकत लगाकर अपनी तरफ खींच लिया। वो कांस्टेबल पीठ के बल जोर से नीचे गिर गया। तभी मदन भी भागता हुआ अंदर आ गया और बाकी के कांस्टेबल आदर्श कपूर की तरफ लपके। पर आदर्श को तो वैसे भी किसी को पहचान नहीं आ रहा था। पूरे कपड़े और बाल सब बेतरतीब थे। उसके कपड़े और चेहरे पर जगह जगह खून और मिट्टी के साथ ही उसे बहुत सी चोटें आई थी, जिस पर बैंडेज किया हुआ था। पर अभी भी कुछ चोट से खून बह रहा था। पर उस छोटे से आदर्श कपूर को देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कोई दर्द भी हो रहा है। इससे पहले कि कोई आदर्श कपूर के पास आता, मदन एकदम से आगे आकर अपनी तेज आवाज़ में बोला, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। सभी एक पल को रुक गए, पर फिर वो आदर्श कपूर की तरफ बढ़ने लगे। तो मदन ने सबको घूरते हुए कहा, मिस्टर देवदत्त कपूर के बेटे, आदर्श कपूर को हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना। ना तो देवदत्त शांत रहता था और ना ही आदर्श। तभी सारे कांस्टेबल और ऑफिसर्स अपनी जगह पर रुक गए। मदन को तो पता था कि अंदर क्या हुआ है, पर आदर्श कपूर अब भी अनजान था। उसने घूर कर वहाँ खड़े लोगों को देखा। तभी कुछ वार्ड बॉयज सारी डेड बॉडीज लेकर लाइन से बाहर निकलने लगे। आदर्श कपूर ने एकदम से बॉडी पर ढका सफ़ेद कपड़ा हटा दिया। अगले ही पल वो एकदम से जम गया और उधर मदन की आंखों में आंसू आ गए। वो मदन की बहन थी। जब वो यहाँ से आदर्श कपूर के पास गया था, तब सब एकदम शांत था। कुछ देर में ही क्या से क्या हो गया। आदर्श कपूर ने सभी को नज़रअंदाज कर दिया और तेज़ी से घर के अंदर भाग गया। अंदर का सन्नाटा देखकर उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे। अंदर बहुत से पुलिस कांस्टेबल थे, वो वहाँ अपना काम कर रहे थे। तभी आदर्श कपूर की नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जिसे कुछ वार्ड बॉयज उठा रहे थे। तभी वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ गया, पर कुछ ऑफिसर्स ने आदर्श कपूर को उनके पास जाने नहीं दिया और सभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और आदर्श कपूर के पापा को भी वे लोग ले गए। कुछ ही घंटों में सब एकदम से शांत हो गया। अचानक से आदर्श कपूर ने एकदम से कहा, रीति कहाँ है? मदन को भी याद आया कि रीति को तो उसने देखा ही नहीं था। उन दोनों के सिवाय घर में कोई भी नहीं था। दोनों हर जगह रीति को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। आखिर में जब आदर्श कपूर ने अपने और रीति के रूम में के वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो एकदम से चौंक गया। अंदर रीति बेहोश था। आदर्श कपूर ने मदन को आवाज़ लगाई और कुछ ही पलों में मदन ने वहां आकर रीति को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। उन्होंने जल्दी ही डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। डॉक्टर के मुताबिक रीति डर कर बेहोश हो गया था। रीति के होश में आने का बस इतना ही कहा था, मैं मम्मा से बात नहीं करूँगा।
उन्होंने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया। तो आदर्श कपूर और मदन ने कुछ भी नहीं कहा। तभी मदन ने आदर्श कपूर को सब बता दिया था और वे उमा शंकर को पहचान भी गए थे। पर मदन ने आदर्श कपूर को ये बात नहीं बताई, बल्कि पहले उन्होंने आदर्श कपूर को अपना और रीति का ख्याल रखने और अपने पापा की जगह लेने के लायक बनने के लिए कहा। तो आदर्श कपूर मान भी गया। इन सब के बारे में रीति को कोई खबर नहीं थी। उसे बस इतना ही पता था कि उसके मम्मी पापा काम से बाहर गए हैं। आदर्श कपूर ने कुछ सालों तक रीति को कुछ नहीं बताया, बस बात को टाल देता। फिर आखिरकार उसने ऋतिक से हार मानते हुए कुछ सालों बाद ऋतिक जब समझने लायक हुआ तो उसे बता दिया कि मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत पहले। ऋतिक ने उस दिन आदर्श कपूर से कोई बात नहीं की। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, तो आदर्श ने भी कुछ भी नहीं कहा। फिर आधी रात को ऋतिक खुद ही कमरे से बाहर आया तो आदर्श उसके रूम के बाहर ही था। ऋतिक ने तुरंत आगे बढ़कर आदर्श कपूर को अपने गले से लगा लिया और रोने लगा। ऋतिक ने सारा कुछ अपने दिमाग से निकाल कर बस एक ही चीज़ याद रखा कि अब जो है वो बस उसका भाई है। फिर कुछ ही साल बाद मदन ने उमा शंकर के बारे में आदर्श कपूर को बता दिया और फिर आदर्श कपूर का सबसे पहला टारगेट बना उमा शंकर। उमा शंकर ने बाकी सभी के नाम भी बोल दिए। ये सब आदर्श कपूर के दिमाग में घूम ही रहा था। इन सब के बीच उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। तो अब आ जाओ प्रेजेंट में। और फिर आदर्श वहीं सोफे पर सो गया। अगली सुबह आदर्श कपूर कुछ ज़्यादा ही देर तक ही सो रहा था। जब कायरा की आंखें खुली तो उसे अपने सामने आदर्श कपूर दिखा। उसे तो ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है और मुस्कुराते हुए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा से अपनी आंखें खोली तो अब भी उसे आदर्श कपूर अपने सामने दिखा जो सोफे पर सोया हुआ था। ये देखकर अगले ही पल वो झट से उठकर बैठ गई और उसने आदर्श कपूर की तरफ देखा। फिर उसे रात की बात याद आ गई और उसने गुस्से से आदर्श कपूर पर से अपनी नज़रें हटाई और अपना सामान ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो अपने सूटकेस से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कायरा वॉशरूम से बाहर आई। उसने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी विद बॉर्डर पहनी हुई थी। बाल भी खुले और गीले थे। वॉशरूम से बाहर आते ही कायरा की नज़र सबसे पहले आदर्श कपूर पर पड़ी। वो अब भी किसी छोटू से बच्चे की तरह सो रहा था। आदर्श को ऐसे देखकर कायरा के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो अपने बाल सुखाने लगी। और फिर कायरा तैयार हो चुकी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे में छोटी सी स्टोन वाली बिंदी और हाथ में लाल और हरी चूड़ियों के साथ हाथों की वो बड़ी बड़ी सी मेहंदी और बाल भी उसने खुले ही रखे हुए थे। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल नई दुल्हन वाला लुक। कायरा ने आदर्श कपूर पर से अपनी नज़रें हटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कायरा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो एकदम से चौंक गई। सामने रीति खड़ा था जो किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह कायरा को ही देख रहा था। ऋतिक ने तुरंत कायरा के पैर छूते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। तो कायरा एकदम से पीछे हुआ तो बोली, नहीं। उसने ऋतिक को खड़ा करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कायरा की आवाज़ सुनकर आदर्श कपूर एकदम से उठकर बैठ गया और पलट कर कायरा की तरफ देखने लगा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। ऋतिक ने फ़ौरन कायरा को एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, पर मुझे तो आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तभी कायरा बोली, वो तो हमेशा से ही है और रहेगी। फिर कायरा मुस्कुरा दी और ऋतिक भी मुस्कुरा दिया। ऋतिक ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी भाई जा गए क्या? तभी कायरा ने कहा, नहीं, वो अब भी सो रहे हैं। फिर ऋतिक ने फ़ौरन वापस मुड़ते हुए कहा, ओके भाभी, आप भाई को उठा दीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहकर ऋतिक तेज़ी से वहाँ से निकल गया। अब कायरा के चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं थी। ऋतिक के जाते ही आदर्श कपूर वापस से पहले ही की तरह लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कायरा वापस आई और उसने आदर्श कपूर को जगाने के लिए आवाज़ दी, पर आदर्श कपूर ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इसलिए वो आदर्श कपूर के करीब गई उसे जगाने के लिए। उसने आदर्श कपूर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, इतने में ही आदर्श कपूर ने एकदम से उसकी हथेली पकड़ी और खुद के ऊपर उसे गिरा लिया। कायरा एकदम से आदर्श कपूर के ऊपर गिरी। उसके हाथ आदर्श कपूर के सीने पर थे और उसने जो इतनी मेहनत से अपने बाल सुखा कर बनाए थे वो पूरे आदर्श कपूर के चेहरे पर बिखर गए। कायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जैसे ही आदर्श कपूर की तरफ देखा तो आदर्श कपूर ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार भरी शरारत से कहा, तुम मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर कायरा ने गुस्से में आदर्श कपूर को घूरा और खुद उठने की नाकामयाब सी कोशिश करती हुई बोली, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं आपका कोई फ़ायदा उठाऊं और ना ही ज़रूरत है। जब कायरा खुद को आदर्श कपूर की मजबूत पकड़ से नहीं छुड़ा पाई तो उसने धीरे से कहा, छोड़िए मुझे। आदर्श के दोनों हाथ कायरा की कमर पर थे। उसने भी धीमी आवाज़ में कायरा को जवाब दिया, मैंने छोड़ने के लिए ये हाथ नहीं थामा माय लव।
कहने के साथ ही आदर्श के दोनों हाथ कायरा की कमर से उसके चेहरे की तरफ आ गए। उसने कायरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके करीब करके धीरे से कहा, अब मेरी हर सुबह बस ऐसी ही हो। इससे पहले कि कायरा आदर्श कपूर की बात समझ भी पाती, तभी उससे रात की बात याद आ गई और वो एकदम से आदर्श कपूर से अलग हो गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। फिर अगले ही पल वो उठकर वहाँ से जाने लगी, पर आदर्श कपूर ने फिर से कायरा का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने ऊपर गिरा लिया और प्यार से बोला, क्या हुआ, नाराज हो गई? कायरा ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो आदर्श कपूर ने कायरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मतलब अब नाराज नहीं हो? ये सुनकर कायरा ने तुरंत कहा, नहीं, मैं अभी भी नाराज हूँ, वो भी रेडीमेड वाली। तभी आदर्श कपूर ने कहा, तुम मेरी रेडीमेड सॉरी रख लो और अपनी रेडीमेड नाराज़गी भूल जाओ। तो कायरा ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, मुझे आपकी रेडीमेड सॉरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप तो कल मुझे इतने बड़े कमरे में अकेले ही छोड़ गए थे ना, तो वापस क्यों आए? तभी आदर्श कपूर ने प्यार से कायरा की आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। कायरा ने मुंह बनाकर कहा, झूठ। कहते हुए कायरा ने वापस से अपना चेहरा फेर लिया। तो आदर्श कपूर ने उसका चेहरा वापस से अपनी तरफ करते हुए कहा, झूठ नहीं सच, और बार बार उधर क्या देख रही हो? तुम्हें पता नहीं, जब पति परमेश्वर सामने हो तो सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। तभी कायरा आदर्श कपूर की शक्ल देखने लगी और धीरे से बोली, मुझे ये रूल कैसे पता होगा? पहली बार तो शादी हुई है और पहली बार जाना है कि पति परमेश्वर कैसे होते हैं। तो आदर्श कपूर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कायरा से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? शादी तो मेरी भी पहली बार ही हुई है और सबकी पहली बार ही होती है, और तुम दोबारा शादी का सोचना भी मत। आदर्श कपूर ने कायरा को घूरा। तभी कायरा ने मुंह बनाकर कहा, ऐसी भी कोई शादी होती है? तो आदर्श कपूर ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, तो कैसे होती है शादी? तो कायरा ने अपने पल के चपते हुए कहा, शादी के बाद की कोई रस्में तो हुई नहीं। आदर्श कपूर ने अपनी आईब्रो उठाई और शरारत से बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी जल्दी है। कायरा आदर्श कपूर की शक्ल देखने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो आदर्श कपूर ने वापस से कायरा का चेहरा अपने करीब किया और उसे किस कर लिया। तो कायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो एकदम से आदर्श कपूर से अलग हो गई और उसने फौरन कहा, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या मतलब था? आदर्श कपूर ने कायरा की आंखों में देखते हुए शरारत से कहा। तो कायरा ने तुरंत कहा, मैं तो कह रही थी कि शादी के बाद कितनी सारी रस्में होती है, मुझे तो एक ही रस्म पसंद है। आप कह सकते हैं मैंने तो उसी के लिए शादी की थी। तभी आदर्श कपूर बस कायरा को ही देख रहा था। उसने कोई भी रस्म करने से विद्या जी को मना कर दिया था, पर बहुत मनाने पर वो गृह प्रवेश को पूरे रीति रिवाज से करने के लिए मान गया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उसके कानों में कायरा की आवाज़ पड़ी, मुझे अंगूठी ढूंढने की रस्म बहुत पसंद है। आदर्श कपूर ने सुना तो वो मुस्कुरा दिया और उसने प्यार से कहा, तो चलो ढूंढते हैं अंगूठी। ये सुनकर कायरा खुश हो गई और वो उठने लगी। तो आदर्श कपूर ने उसे बिना छोड़े ही कहा, अब इतनी भी क्या जल्दी है माय लव? ये सुनकर कायरा ने अपनी पलकें झपकने लगी और आदर्श कपूर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उधर ऋतिक ऑफिस पहुंच चुका था। वो सीधे अपने केबिन में पहुंच गया और काजल भी अब तक ऑफिस पहुंच चुकी थी और वो पहले से ही ऋतिक के केबिन में मौजूद थी और उसी का इंतजार कर रही थी। केबिन में पहुंचते ही ऋतिक की नज़र काजल पर पड़ी। एक पल को उसकी नज़र काजल पर ही ठहर गई। ब्लू कलर की कुर्ती के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी उसने और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो भी ऋतिक को एकटक देख रही थी क्योंकि ऋतिक के शर्ट का कलर बिल्कुल काजल की कुर्ती के कलर से मैच कर रहा था। पर ऋतिक ने अगले ही पल काजल पर से अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम था क्या? ये सुनकर काजल ने भी तुरंत अपनी नज़रें ऋतिक पर से हटाते हुए कहा, हाँ वो कल। तो आखिर गाइस काजल को ऐसा क्या काम था ऋतिक से? आखिर वो क्या कहना चाहती थी ऋतिक से? और उधर क्या आदित्य जिंदा है अभी तक या मर चुका है? अगर जिंदा है तो उसकी अगली प्लानिंग क्या होगी? ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। और हाँ गाइज, इस कहानी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, कल मिलते हैं अपने 7वें पार्ट में जो कि 11 बजे आ जाएगा।